सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बुआ, कुछ दिन खास आते हैं, कुछ अति विशिष्ट आते हैं, अचानक आते ही कुछ खास, कुछ अति विशिष्ट। भाई एक बात तो है, हाँ। 3 जब बजता है तो ये समय भी बड़ा खास होता है ना, हो जाता है। मुलाकातें होती है, बहुत सारी बातें जी। तो आज क्या क्या बातें कर रहे हैं? बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे एक तो सेल फोन के बारे में हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश लिखे और सच में ऐसा लग रहा है मन की बातें सब हमारी भी उन्होंने भी, हाँ, सब उन्होंने संदेशों के द्वारा। देखो भाई, जो बातें होती हैं, समस्या हो चाहे वो खुशी की बात हो, लगभग सबकी बराबर ही होती है। थोड़ी 19-20 होती है, परिस्थिति के हिसाब से बदल सकती है। तभी लगता है ना कि हाँ, एक ही परिवार है भाई, सब एक जैसे इच्छाएं, उमंगे और परेशानियां भी जैसे कि सेल फोन कहीं जरूरत है तो कहीं पर लत है। इस पर बात करेंगे। और आज कथा सुधा का दिन है, तो आभूषण, ये कहानी प्रेमचंद जी की कहानी है, उसका पहला भाग सुनेंगे जी, वो सुनेंगे। और ठंड बढ़ रही है यहाँ तो मुंबई में, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं महसूस हो रही, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं जो उत्तरी भाग में रह रहे हैं, वहां तो अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई है। तो ऐसे में बुआ बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कि त्वचा रूखी हो जाती है, पिछले सप्ताह उसके बारे में बात की, और बालों में बहुत रूखापन। अच्छा, बाल भी अलग तरीके के हो जाते हैं? कुछ अलग नहीं हो जाते हैं, थोड़े रूखे, और रूसी आ जाती है बच्चों के। नहीं, हम देखते कि क्या कर रहे हो, ये कितने। अच्छा, हमें लगा तुम बोलोगे उनको भी स्वेटर पहना दो, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें क्या करना है वो भी हम बताएंगे, वो बात तो कैसे देखभाल की जाए। लेकिन अच्छा है ये, अगर सोचो कि उन्हें भी स्वेटर पहना देना। हाँ, तो वैसे स्कार्फ जो लगाते हैं या वही हुआ ना। हाँ जी, आइडिया अच्छा है। लेकिन आज हम, हाँ, तुम बड़े खास दिन की बात कर रही थी और बात कहीं घूम के कहीं और चली गई। जी, अति विशेष है ना, तो उसको संभाल के रखा था उस बात को। क्या बात है। तो अति विशिष्ट इसलिए है क्योंकि भारतीय नौसेना दिवस है जी, तो इसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो हमारे सभी श्रोताओं ने भी बहुत सारी शुभकामनाएं लिख भेजी, और सब लोगों ने, सब एक साथ हम अपने जो भारतीय नौसेना उनको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं उनकी उपलब्धियों पे, उनके हौसलों पर। और एक गीत तो यहाँ बनता है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान
इसी भावना से ओतप्रोत रहते हैं ना बुआ जी हमारे जो तीनों सेनाएं हैं। तीनों सेनाएं तो रहती हैं और भाई हम सब भी इस तरीके के गीत जब सुनते हैं या अपने सेना के जो भी जवान हैं, चाहे वो थल और नौ सेना हो, चाहे नभ वाले हों, इन सब के प्रति हमारा भी यही भाव आता है ना। अच्छा लगता है बात करके ही, हम लोग को इतना अच्छा लगता है और वर्दी की तो बात ही निराली है। जी बिल्कुल। और इसी की शान में देखिए हमारे श्रोताओं ने कई सारे संदेश भेजे हैं। हमारे ये संदेश एक आया है कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में भारतीय नौसेना के प्रयासों का सम्मान करने के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, जो कि आज का दिन है। और भारतीय नौसेना के अटूट समर्पण और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए हर साल 4 दिसंबर ये दिन मनाया जाता है। और पाकिस्तान और भारत के बीच 1971 के युद्ध को याद किया जाता है और इससे भारतीय नौसेना की अविस्मरणीय जीत के जश्न के रूप में आज का दिन मनाते हैं। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर को अपने लड़ाकू विमानों के जरिए भारत पर हमला किया था। तो कुछ ऐसी ही जानकारी हमारे बहुत सारे साथियों ने साझा की है। ऐसा ही कुछ लिखते हुए हमारे साथी लिखते हैं 4 दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि 1971 में उसी दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना कर्मियों की मौत हो गई। इस दिन 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए लोगों को याद भी किया जाता है, यानी शहीद हुए लोगों को याद किया जाता है। तो बड़ा खास दिन तो है ही। और वैसे भी भारतीय नौसेना की जब हम बात करते हैं या मतलब सेना की बात करते हैं, लेकिन आज भाई नौसेना दिवस की बात हो रही है। तो ये हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। हमारे देश के हितों की रक्षा के लिए ये समुद्र की सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह रहकर काम करते हैं और इनका मुख्य लक्ष्य रहता है हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी स्थिति में निरंतर सुधार करते हुए वो बल को शक्तिशाली बनाना। तो भाई कोशिश उनकी यही रहती है। और हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि नौसेना दिवस से पहले के दिनों के दौरान, नौसेना सप्ताह के दौरान और उससे पहले के दिनों में विभिन्न कार्यक्रम होते थे, जैसे कि खुली समुद्र में तैराकी प्रतियोगिता, जहाज आगंतुकों और स्कूली बच्चों के लिए खुले रहते हैं। अनुभवी नाविकों का दोपहर का भोजन होता है, नाविकों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, नेवल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा होता है, एक भारतीय नौसेना इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता होती है, नेवी हाफ मैराथन के साथ साथ स्कूली बच्चों के लिए एक हवाई प्रदर्शन और बीटिंग रिट्रीट और टैटू समारोह होते हैं। तो तरह तरह के समारोहों की आपने चर्चा की है। वाह, बिल्कुल। और इतने खास दिन को तो कुछ अलग खास तरीके से मनाना ही चाहिए। और थोड़ा सा अगर इसके इतिहास के बारे में जाने बुआ, तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में की गई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी उस वक्त। फिर बाद में ये थोड़े परिवर्तन होते चले गए और फिर जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश तो नौसेना को वर्ष 1950 में फिर से गठित किया और इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। जी, और कुछ इससे जुड़ी हुई और भी बातें हैं। भारतीय नौसेना का नेतृत्व नौसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। जी, और भी कई बातें हैं, जैसे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को कहते हैं कि भारतीय नौसेना के जनक हैं। जी, और इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया पे भी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पे भी आयोजित की जाती है, जो बहुत ही विशाल और बहुत विशाल होती है। नेवी डे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अपनी कौशल का प्रदर्शन ये लोग करते हैं, शौर्य जाहिर करते हैं, तो एक देखने लायक होता है। हमें भी पता चलता है कि कितनी सशक्त है हमारी सेना, बिल्कुल, है ना जी। और अभी हाल में भारतीय नौसेना की एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, ये दुनिया की सबसे तेज परिचालन प्रणाली की ये जो एक मिसाइल है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे DRDO नाम से हम सब पहचानते हैं, इसमें हाल ही में मिसाइल प्रणाली की सीमा को 298 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर अधिक कर दी है। क्या बात है, तो इतना ज्यादा उसमें इजाफा किया गया है। और भी बहुत सारी जानकारी हमारे साथियों ने लिखी है, इनके शौर्य की बातें की हैं, तो उसकी बात हम करेंगे। एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी।
में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो। गुन 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 भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। तो भाई पुरवाई यूं ही चलती रहे और हम देश में यूं ही मगन मस्त होकर घूमते रहें। बिल्कुल, और हमारी सेनाओं की वजह से तो हम ये जो स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, हाँ, उन्हीं की बदौलत है। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है और हर वक्त हमें इस बात को याद रखना चाहिए, हम इससे कभी उऋण नहीं हो सकते जी। और बड़ी प्यारी सी पंक्तियां भी कुछ हमारे साथी ने लिखकर भेजी हैं। आज नौसेना दिवस पर हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सैनिकों का बलिदान देश की शान, नौसेना के वीर हमारे अभिमान, समुद्रों की ऊंचाइयों में रहती सैन्य की टुकड़ी, सुरक्षित रहती है देश की हर जड़ी बूटी। समुद्री तूफानों में कठिनाइयों में नौसेना का साहस और हैरत अंगेज बातें कहती हैं। जल, वायु और आकाश में दृढ़ सुरक्षा, भारतीय नौसेना दुनिया में बहुत सर्वश्रेष्ठ है हमेशा। हर नौजवान का जज्बा देश की सेवा करे हरदम, भारतीय नौसेना के साथ चले हर युवा का भविष्य की ओर कदम। और शहीदों को श्रद्धांजलि नमन करते हैं हम, नौसेना दिवस पर सलामी है उनके नाम। बिल्कुल, हम सबकी सलामी उन्हें एक बार फिर। और उन्हीं के शौर्य की बातों को का एक किस्सा हमारे साथी ने साझा किया है। उन्होंने ये देखा, 2008 की बात है कि बिहार में उनका बिहार में पोस्टिंग हुई थी और उस दौरान कोसी नदी के पास उनकी वहां पे कहीं पोस्टिंग हुई थी। तो कुछ 250 लोग फंस गए थे नदी में, शायद बहुत बाढ़ आई होगी और ऐसे में फिर नौसेना बुलाई गई और उन लोगों ने स्टीमर से जो छलांग लगा कर नदी में डूब रहे जितने लोगों की जान बचाई और जितने लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया, वो हमारे ये श्रोता के दिलो दिमाग से आज तक नहीं गए हैं। और वो कहते हैं कि आज भी कोसी नदी की त्रासदी को याद करके लोग सिहर जाते हैं, लेकिन जिस तरह निर्भीक होकर समुद्री तटों पर अपने देश की रक्षा करने के लिए वे हमारे जो वीर सैनिक हैं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, वो बहादुरी
कहीं अंदर, देश के अंदर भी अगर मुश्किल आ जाए तो वो उसी को भी पूरा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे इनके हम जज्बे को सलाम करते हैं। और सही बात है कि हम कभी उड़िन नहीं हो सकते जी इनके इस कृत्य से, और हर वक्त तैयार रहते हैं। बाढ़ आए, कहीं कुछ और दिक्कत आ जाती है, महामारी फैलती है, तो हमारे जो सेना के जो नौजवान हैं, जवान हैं, वो पूरी जी जान से जुट जाते हैं। बिल्कुल। और देखो भाई, ऐसा है कि हमने बात की है कि फोन की लत की, लेकिन हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई अगर फोन नहीं होता तो हम विविध भारती पर कैसे अपने संदेश भेजते। बिल्कुल, ये बात तो है। संदेश कैसे भेजते। और उसके संग संग एक बात और है कि जो हम गीत सुनाते हैं उसके बारे में आपकी प्रतिक्रियाएं कैसे आती, ये बात भी सही है। तो गीत सुनाएंगे तब ना पता चलेगा। बिल्कुल बुआ, चलिए गीत सुना देते हैं पहले। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो भाई चलते रहने की जहां तक बात होती है, तो चलते चलते हम यहां तक आ गए कि भारतीय नौसेना एकेडमी जो है एशिया की सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी है, जो केरल के कन्नूर जिले में है, एजिमाला में स्थित है। जी बिल्कुल। और आज इतनी सारी उपलब्धियां हो गई हैं, बहुत सारे हमारे सैन्य बल भी बढ़ा है। तो इस समय भारतीय नौसेना में कुछ कुल 60,000 के करीब से भी अधिक हैं, उससे भी अधिक सक्रिय सैनिक हैं, और रिजर्व सैनिक भी हैं 70,000 से भी अधिक। क्या बात है। वहीं एक विमान वाहक समेत कुल पोत की संख्या 300 है, जो कि आजादी से पहले करीब बस 32 थी, और 17 पनडुब्बियां हैं, 14 जो है फ्रिगेट्स हैं, 11 विनाशक पोत हैं, 22 कॉर्वेट्स हैं, 16 पनडुब्बियां हैं, 139 गश्ती पोत और 4 बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उनको तबाह करने वाले पोत भी हैं। भाई तो सलाम करते हैं नौसेना को जी। और अब आते हैं, हाथ में फोन उठा लेते हैं। फोन की बातें कर रहे हैं, वो भी फोन उठा करके तो उठाना पड़ेगा ना भाई, जीवन का अहम हिस्सा हो गया है। प्रगति टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो होता है तो वो तो जरूरी है, लेकिन किस तरह से ये हमारी लत बन जाती है और कैसे हम उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, ये तो हमारे सभी साथी बता ही रहे हैं जी। और बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन एक बात से शुरुआत करना चाहती हूँ इस वाली बात पे कि मोबाइल फोन जितना मददगार
है उतना ही हानिकारक है। फोन आजकल की जिंदगी का और अकेलेपन का हिस्सा बन गया है जी। पर कहीं ना कहीं हम सब इसके व्यसन में इतने पड़ गए हैं, इससे छुटकारा पाना मुश्किल उनको लगता है। कह रही है कि अलादीन का चिराग हो गया है, क्या पता भानुमति का पिटारा हो गया है। जो चाहिए सब कुछ तो हाजिर कर देता है ये। हाँ, ये बात तो है। और मादक पदार्थों से ज्यादा नशा मोबाइल फोन का हो गया है। इससे सिर्फ युवा बच्चे नहीं इससे मतलब प्रभावित है, इससे सीनियर सिटीजन भी प्रभावित है। ये बात तो हमारे साथी ने लिखी है। तो पहले सीनियर सिटीजन वाली बात कर लेते हैं। हमारे साथी ने लिखा है, पड़ोस के परिवार को देख रही हूँ, बुजुर्ग हैं, बीमार है, पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा रहता है और वो पूरे दिन मोबाइल चलताते रहते हैं। कुछ भी उनके मोबाइल पर चलता रहता है, फिल्म, गाना, प्रवचन आदि कुछ भी। एक दिन उन्हें कुछ तल्ख आवाज में अपने बच्चों से बोलते देखा। पूछने पर पता चला कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम है। डॉक्टर से दिखाने के लिए बोल रहे हैं पर बच्चे अपना व्यवसाय करते रहते हैं, उनके पास अभी समय नहीं था। जब उन्हें डॉक्टर से दिखाया गया तो उन्हें मोबाइल से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया। आंख में लेंस लगे हुए हैं, वो सूख जा रहे हैं, 1-2 ड्रॉप डालिए। पर मुझे तो बहुत जिद्दी और अहंकारी दिखाई देते हैं। मुश्किल से 1-2 घंटा नहीं देखते पर पूरे दिन मोबाइल फोन खुला रहता है। तो वैसे एक बात तो है दीपा बिटिया, इनकी बात से कुछ ऐसा लग रहा है कि मोबाइल फोन खुला रहता है, मतलब हर समय वो आंखों में लगा के देखते नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वो शायद चलाते रहते हैं, बगल में बजता रहता है। वो आदत रहती है ना कि कुछ ना कुछ हमें चाहिए सुनते रहने की, तो शायद उस तरह से उनका रहता होगा। लेकिन लगातार देखते हैं और उम्र भी क्योंकि बड़ी है तो फिर आंखों पे सूख रही है, तो भाई आप ध्यान देना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और संदेश है बुआ। बहुत सारी बातें बहुत सभी लोगों ने लिखी। एक संदेश ये आया है कि सेल फोन ने दुनिया को एक जगह जरूर जोड़ा है, लेकिन ये तनाव और एंजाइटी का भी कारण बन रहा है। एंजाइटी पर हुई रिसर्च सामने आई है और ये कहती है कि ऐसी समस्या होने पर लोगों को हर टेक्स्ट, ईमेल, कॉल का रिस्पॉन्स करने की जल्दी होती है। लेकिन काम से जुड़े मुद्दों में मोबाइल का प्रयोग करना तनाव के कारणों में शामिल नहीं है। बढ़ सकती है एंजाइटी की समस्या। और ये कह रहे हैं कि सेल फोन ने दुनिया को शायद ये दोबारा टाइप हो गया है उनसे, यही जो बातें उन्होंने पहले लिखी है। लेकिन और साथी लिख रहे हैं कि सेल फोन जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी लत आपकी फिजिकल, मेंटल हेल्थ, शारीरिक और रिश्ते को भी प्रभावित कर सकती है। बच्चों में मोबाइल की लत गलत व्यवहार को भी बढ़ा रही है। मोबाइल जीवन में अब शायद सांस लेने जितना जरूरी हो गया है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। हमारे आसपास मोबाइल का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बिना मोबाइल के घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। फोन का दखल हमारी जिंदगी में काफी हद तक बढ़ गया है। बिना मोबाइल के आज हमारी जिंदगी अधूरी सी नजर आती है। बिल्कुल। और लेकिन अधूरी है तो नहीं ना? अधूरी देखिए, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा, ये जो हैंडसेट है ये इतना हमारे आसपास दिखाई देता है। हम जल्दी से, अब देखिए ना, एक छोटी सी बात है कि सब्जी ही मंगानी है, हम तुरंत उठा लेते हैं फोन उठा लेते हैं और बोलते हैं भैया ये सामान भेज दीजिए। तो भाई हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि सेल फोन नहीं, जरूरत कहीं लत। बिल्कुल बात सच है, 100%। अच्छा, इन्होंने लिखा है, वाह, सेल फोन नहीं, जरूरत कहीं लत, बिल्कुल बात है सच, 100%। आज 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाते हुए कई सारे काम पल भर में निपटा लिए जा रहे हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी से फायदा और नुकसान भी होता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण कई सारे प्रश्न भी उठते हैं। प्यार बिना चैन कहाँ रे की तरह मोबाइल बिना चैन कहाँ रे की लत लग जाना, ये कभी नशीली चीज के व्यसन से कम नहीं है। ये भी गंभीर सोच का विषय है। बिल्कुल। और एक और यही है संदेश, वो कह रही हैं कि जैसे फायदे हैं वैसे ही उसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो उनका ये कहना है कि भावनात्मक क्षमता और या फिर सकारात्मक क्षमता में बदलाव आते हैं और सामाजिक या जो ये भावनात्मक कौशल में समस्याएं आती, नींद ना आने की समस्या हो जाती है, आलस्य शामिल हो जाता है उसमें। हालांकि ये संभव नहीं है, मतलब वो बोल रहे हैं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि लोग अपना फोन त्याग ही दें। कुछ चीजें हैं जो हम अपने मस्तिष्क को इन हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए कर सकते हैं। वो ये कि इसको जरूरत के जितना ही प्रयोग करें। ये बात तो बिल्कुल सही है। और हम क्या गीत सुन पाएंगे आज के? नहीं, अभी गीत तो अभी लग तुम्हारे रहा है हाथ में नहीं सुन पाएंगे। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात हमारे एक साथी ने साझा किया है और ये लिख रही हैं कि वैसे तो इन्होंने लिख दिया बुजुर्गों के लिए कि भाई केवल गाना नहीं सुनते, पूरी फिल्में देखते हैं, वो खेल भी खेलते हैं उसमें। लेकिन एक और, जैसे तुम लोगों ने कह रहे हो सीनियर सिटीजन की बात, उसमें एक साथी लिख रहे हैं कि आज सेल फोन हर घर की जरूरत बन गया है। अब इंटरनेट से जुड़ जाने पर यह मनोरंजन का मुख्य साधन बन गया। हमारी 2.5 साल की पोती की पहली पसंद ये फोन है। उसे भूख प्यास नहीं लगती, बस पास में फोन होना चाहिए। ना मिलने पर वो पूरा रौद्र रूप लेकर पूरा घर सर पर उठा लेती है।
अब सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। आज ये ज्ञानवर्धक साधन तो है ही, इससे हम आर्थिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। हमारे देहातों में तो नहीं, लेकिन महानगरों में चाय और सब्जी वाले भी फोन से पेमेंट ले रहे हैं। आज ये हमारी जरूरत के साथ लत भी बन गया है। रात में नींद टूटने पर तमाम ऊंचे नीचे ख्याल आते हैं। दिल घबराने पर हम इसी फोन से अपनी घबराहट दूर कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, ये तो होता है। अरे होता है तो फिर घबराहट भी तो वही बढ़ाता है। मतलब तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने दवा दिया, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है। अरे भाई, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखो जैसे ये लिख रहे हैं, एक छोटी सी चीज है, हमें ऐसा लगता है जैसे ये लिख रहे हैं ना कि हमारे गांव में तो नहीं, लेकिन शहर में सब्जी ये वो हर चीज आप फोन से पैसे दे रहे हैं, मंगा लेते हैं, नहीं फोन से पेमेंट कर देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके लिए दोनों विकल्प हैं। आप कैश भी दे सकते हैं, किसी और तरह से भी भुगतान कर सकते हैं जी। तो ये जरूरी तो नहीं कि आप फोन से ही करें, हर वक्त डिजिटल भुगतान हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सामान मंगाना करना ये सब तो आसान हो ही गया है। अरे लेकिन थोड़ा सा अगर आपको व्यायाम करना है, थोड़ा चलना फिरना है, तो आप निकल भी सकते हैं, जाकर लेकर भी आ सकते हैं, ये भी संभव है। तो जो कम वाली बात है जो तुम कह रहे हो ना कि सीमा में करें, तो उस पर थोड़ा सा हम संयम रख सकते हैं। बिल्कुल, और ये रख भी सकते हैं। लेकिन तुम सहमत नहीं हो, हमें लग रहा है। फोन अगर घर में भूल जाए तो बताइए क्या हो? अरे एक बार भूल के तो देखो, कुछ नहीं होगा। क्या होगा बताओ? बताइए बुआ, अगर हमको स्टूडियो आना है और हम फोन भूल गए तो हमको लगेगा अब हम फेसबुक से अपने सभी श्रोताओं से कैसे जुड़ेंगे? जो सामने रहेगा वो करेगा वो काम। और देखो ऐसा है कि चलो ये बात तो, ये जरूरत है, इस समय तो जरूरत वाली बात है जी। लेकिन हाँ, बाकी काम हम कर सकते हैं। मान लो जैसे तुम कहोगे कि हमने सब फोन पर लिखा था, अब इस समय तुम्हारे जो है ना पूरा कुशलता का जो है ना ज्ञान परीक्षा हो जाएगी। कागज कलम उठाओगे, तुमको सोचोगे सुबह सुबह हमने क्या क्या फोन में लिखा था, चलो आओ बेबी लिख डालते हैं, याद करें और लिख डालें। और हो सकता है उसमें कुछ और नयापन आ जाए, और मजा आएगा। तो ये बात तो है। ये देखिए ना, जब भूल जाते हैं ना, वो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, कितना हाथ खाली रखता है जी, वजन कम लगता है। अच्छा, पानी पूरी अगर खाना हो, गोलगप्पा खाना हो, फुचका खाना हो, गुपचुप खाना हो, तो बड़ी समस्या होती है, फोन कहाँ रखा जाए। हाँ बिल्कुल, है ना? हम अपने पास में अपने जो जिसके साथ आए ना, दोस्त हैं या परिवारजन, हमको बोलते अरे पकड़ो जरा हमें ये खाने दो। वो भी ऐसे लेकिन वो खाते हैं और हम क्या करते हैं, तुरंत हाथ पहुंचा, देना फोन देना। हमें ऐसा लगता है पता नहीं उस वक्त क्या हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ संदेश आ गया होगा, कुछ मैसेज आ गया होगा, तुरंत हम फोन को खोल के जरूर देखते हैं। तो वो स्वाद का आनंद भी कभी कभी कम ले चला जाता है। लेकिन फिलहाल जो है समय की अगर पाबंदी का ख्याल किया जाए तो इस समय हो गया है अंतराल का। अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में, और बात हो रही थी सेलफोन जो हमारे हाथ में है, जो अभी हमारे हाथ में ही है। तो भाई देखो ऐसा है कि चीजें जो होती हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सीमित समय तक प्रयोग में लाएं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजों का ख्याल भी रखें। जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे शोध होता ही रहता है, तो इसमें भी यही हो रहा है कि 84% स्मार्टफोन उपभोक्ता ने स्वीकार किया कि एक भी दिन अपने फोन के बिना नहीं रह सकते। लत है, और अगर ये लत को क्या कहते हैं, नोमोफोबिया जी। ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमागी सेहत को भी प्रभावित करता है जी। और विजन काउंसलिंग के सर्वे में ये पाया गया बुआ कि 70% लोग मोबाइल स्क्रीन को देखते समय आंखें सिकोड़ते हैं। ये हमें पता नहीं चलता कि हम आंख सिकोड़ करके देख रहे हैं। ये देखो ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत रोशनी से अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे से रोशनी में आते हैं, तो आंखें जो हैं वो
एडजस्ट करती हैं। तो ऐसे ही जब आंखों पे रोशनी पड़ती है तो वो सिकुड़ जाती हैं। जी बिल्कुल। और ये लक्षण आगे चलकर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बीमारी में तब्दील हो सकती है, जिसमें जिन्हें ये बीमारी सी हुई है तो वो आंखें सूखने और धुंधला दिखने जैसी समस्या उन्हें हो सकती है। ओहो हो। और एक बात तो ये हो गई कि चलो अंदरूनी समस्या है, लेकिन कंधे जो हैं वो झुक जाते हैं, गर्दन झुक जाती है, इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं टेढ़ापन आ जाता है, तो उससे बाकी शरीर जो है वो भी प्रभावित हो जाता है। पता है ये भी बताते हैं विशेषज्ञ कि अगर आप ऐसे जैसे झुके हुए से रहते हैं ना, हम क्योंकि झुक के देख रहे हैं, तो आप हमारी जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से खुल नहीं पाते, फेफड़ों की भी समस्या आ जाती है, सांस जितनी मतलब जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए वो उतना भी नहीं जाता। हमने तो तुरंत गहरी सांस ले ली। हाँ, देखो ऐसा है कि विशेषज्ञ जो बताते हैं, हम लोग व्यावहारिक रूप में रोज देख रहे हैं ये सारी चीजें कि वाकई हम लोग के दर्द होने लगता है। या लेटे लेटे जब हम फोन देखते हैं, अक्सर बिस्तर में तो भी तो जाने के पहले इनको पूजा जाता है ना, इनकी पूजा फिर की जाती है। तो जो हम लेटे लेटे देखते हैं उसमें थोड़ी सी गर्दन उठाते हैं, हाथ उठा के रखते हैं, उन सब से बहुत दर्द होता है, पता चलता है, लेकिन कोई बताता नहीं है एक दूसरे को कि दर्द हो रहा है। लेकिन ये जो आपने बोला है ना कि लेटे लेटे भी देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, पता है उस वक्त क्या होता है? उस वक्त मेलाटोनिन जो नाम का एक स्राव, अपना जो सिक्रीशन है वो कम होने लगता है, इससे नींद आने में मुश्किल होती है। अब हम कहते हैं कि बहुत रात हो गई थी कल, तो मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आई, 3 बजे तक नींद, और फिर कहोगे कि नींद नहीं आ रही थी इसलिए फोन देख रहे थे। अरे फोन देख रहे थे इसलिए नींद नहीं आ रही थी। अब ये पता ही नहीं चल रहा है, दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं। बिल्कुल। तो भाई देखो, नींद ना आए तो जैसे अक्सर लोग कहते हैं फोन का सहारा लेते हैं, तो आप ऐसा ना करें। कोई अच्छा सा धुन लगा लें, बांसुरी जैसी कोई मीठी सी धुन लगा लीजिए, आंखों पर बड़े मुलायम कपड़े की कोई पट्टी बांध लीजिए। अब तो वो पैक भी आने लगा है, वो आप करके थोड़ी देर प्रयास करें। के कई सारे म्यूजिक, बहुत सारे संगीत हैं, उनको लगाइए और गहरी नींद में खो जाइए। और नहीं तो हम गीत सुना देते हैं। बिल्कुल। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकारता, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी
फोन लगता है ऐसे ही कुछ कहता है ना, हम तो डोरी से बंद हुजूर। हम उससे नहीं कह पाते, हम नहीं कह पाते, पकड़े ही रहते हैं। ऐसा लगता है वो यही बोल रहा है, कहाँ जाओगे, कितनी दूर तक जाओगे। वैसे हमारे साथी ने 2 लाइन बहुत अच्छी सी कही है, ये कहा है कि वो हम अक्सर ये बात कहते हैं कि स्मार्टफोन का स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस बात का, क्या बात है, तो हम सब ख्याल रखें जी, इस बात का। इस बात का ख्याल रखते हैं। और बिना विलंब किए अब हम चलते हैं कथा सुधा की ओर। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी। आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती, मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लोटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का 16 आने अधिकार था। लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में 2 बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे। पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदान्धता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे।
पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा, तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे। तो गाली क्यों देते हो? गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह। लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो। भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं। ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे। तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है। सभी को होता है, मुझे भी है। अपने को अभागिनी समझती हो? हूं ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता। गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी? तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है। नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं। सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हितु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे। दिन भर दम भर पर गांजे, चरस और तंबाकू के दम लगाते थे। अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पीकर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं।
विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था। यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था। अच्छा? कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे। अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है। अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। गहने बनवाता था कि नहीं? रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे। गहने बनवाती, उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी। जिधर से निकल जाती थी छम 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 की आवाज से कान भर जाते थे। जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है। इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है? हाँ है तो। मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया? चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं, अच्छा, जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुक्खू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी। मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते। क्यों धत तेरे लालची। 200 रुपए नहीं, 2000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो। जब जी चाहे परख लो। मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3000 ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरू स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते।
किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती। नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी। कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रिकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले। सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना। हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे क्या छोड़ा।
जाने ना बेचारा झूमता, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले ओ मिला है किसी का झूमता, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले मिला है किसी। देखो भाई, ऐसा है जैसे कि आज समय समाप्त हो रहा है और हमें समय नहीं मिल रहा है कि हम बाल की देखभाल करें। हाँ, विस्तृत बात करें। तो भाई ऐसा है कि ऐसा आपने बालों के संग बिल्कुल मत कीजिए। उसका ख्याल रखें जी। आंवला आजकल बहुत आ रहा है, उसको खाएं भी, खा सकते हैं, ऊपर से लगा भी सकते हैं, एलोवेरा के साथ लगा सकते हैं। बाकी हमारे साथियों को बहुत कुछ चीजें पता है, कोशिश करें शैम्पू का कम प्रयोग करें, आंवला रीठा शिकाकाई लगाकर भी धो सकते हैं बालों को। नीम के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस वक्त इन दिनों में। तो भाई जो है ना, उसके लिए समय अलग से निकाल कर रखें और अलग से बात करेंगे इसके बिल्कुल करेंगे। तो और आज तो हमें विदा लेनी होगी बुआ, क्योंकि समय समाप्ति की ओर जा रहा है। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।